हाय बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है। हम 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो है सजीव जगत में विविधता, यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब जो ये अर्थ है, ठीक है, यानी ये जितना भी पूरी सृष्टि है, पृथ्वी है, इस पे कितने अनेक अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कितने अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि उनमें क्या जानकारी। जैसे कि बहुत प्रकार के जीव जंतु हम देख सकते हैं हमारे आसपास। सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं या बहुत छोटे छोटे जीव जंतु है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हर एक चीज में अलग अलग डिफरेंस है। जैसे कि एक पेड़ अलग होता है, एक पौधा अलग होता है, ठीक है। और फिर पौधे भी और भी तरह के होते हैं, 100 2 1000 तरीके के। पेड़ अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। हर पेड़ को अलग तरीके से पानी लगता है, हर चीज को अलग तरीके से उगाया जाता है, हर चीज का अलग एक एटमॉस्फेयर होता है ना, मौसम होता है। जैसे कि कोई सी चीज सिर्फ ठंड में उगाई जाती है, कोई सी चीज सिर्फ गर्मी में, या फिर कोई सी चीज सिर्फ बारिश में। ऐसे हर अलग अलग सीजन्स का है। जैसे कि जो कुछ कुछ फल होते हैं जो सिर्फ ठंडी जगह पे उगते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो गर्म जगह पे उगते हैं, ऐसे। तो इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब साइंस का पार्ट होता है। अब जैसे कि जो 6 क्लास का आपने हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पिछली बार वीडियो में बताया था आपको कि साइंस क्या है, विज्ञान। विज्ञान मतलब आपको होना क्या चाहिए, जिज्ञासा। जैसे कि हर एक चीज का क्या होता है, एक मतलब होता है, हर एक चीज का एक मीनिंग होता है। जैसे कि आपकी जो ये बुक है साइंस की, इसका नाम भी जिसने भी लिखी है उसने इसका नाम क्या रखा है, जिज्ञासा। जिज्ञासा सोच समझ के रखा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आपको विज्ञान को समझना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा अपने मन में, जिज्ञासा रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का हमारा सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आप धीरे धीरे इन चीजों को समझोगे, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत है नहीं। आप धीरे धीरे समझोगे। जो भी आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, हम उसके आंसर देते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड यानी जिसमें हम सब रह रहे हैं, किसमें, अर्थ कह दो, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड यहाँ जहाँ रह सकते हैं। अर्थ में क्या क्या होते हैं, यानी इस पृथ्वी पर क्या क्या है। कुछ पेड़ हैं, बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, कुछ और मतलब बड़े एनिमल्स हैं, ठीक है। इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में या फिर सूक्ष्म जीव किसी के भी बारे में, तो उसको कहते हैं लिविंग वर्ल्ड, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब इस चैप्टर में सिर्फ इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं, ठीक है। उनकी टीचर उनको ले जाती है कहाँ पे, कुछ बच्चे हैं, उनकी टीचर उनको एक गार्डन में ले जाती है, ठीक है। उस गार्डन में जाके फिर वो बच्चे क्या क्या महसूस करते हैं, क्या क्या देखते हैं, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको भी समझ में आएगा जब आप भी अपने आसपास किसी गार्डन में जाओगे और देखोगे कि आसपास में क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। कल की सुखद वर्षा के पश्चात, ठीक है, वर्षा वर्षा हुई, ऑफ कोर्स रेनी सीजन। वर्षा के पश्चात यह एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर यानी नेचर वॉक, ठीक है। अब क्या करा, जो सुलेखा मैम थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, प्रकृति की सैर के लिए यानी घूमने के लिए को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ आमंत्रित किया। मतलब उन्होंने बोला कि चलो अपन गार्डन में घूमते हैं, या फिर अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में जहाँ पे घास घास लगी है, जहाँ पे गार्डन है, वहां पे घूमते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं, क्या क्या पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, क्या फल फूल हमें दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर रघु के साथ वो जाने लगी, ठीक है। सुलेखा मैम रघु सर को बोला, डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है, ठीक है। डॉक्टर रघु क्या है, एक वैज्ञानिक है, एक प्रयोगशाला में, ठीक है। साइंस की प्रयोगशाला में क्या है, एक वैज्ञानिक है, ठीक है। और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है। जो मनीराम काका हैं वो पास में ही आपके भी स्कूल के पास में कोई, जैसे कि कोई चाचा रहते होंगे या फिर कोई गार्ड रहता होगा, ठीक है, वैसे ही हैं ये। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। नकल करने में यानी वो पक्षियों की
आवाज को रिपीट करते हैं, नकल करते हैं, जैसे कि हम भी किसी की आवाज नकल करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वैसे। ठीक है। वह विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं की पहचान करने में निपुण है। अब देखो, अब क्या है वो, एक तो हम क्या समझ सकते हैं, मतलब मनीराम चाचा क्या चीजों को जानते हैं, जीव जंतु और पहचान करने में निपुण है, मतलब वो इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं किस चीज के बारे में, पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में। ठीक है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति के पौधे एवं जीव जंतु की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। अब रघु सर बताते हैं उन्हें, या फिर टीचर उन्हें क्यों ले जा रही है, वो जाने की जो प्रकृति के पौधे और जीव जंतु है उनकी सुंदरता क्या है और विविधता क्या है। विविधता का अनुभव यानी जैसे कि कुछ फूल पत्ते होते हैं जिनमें से खुशबू आती है, हर एक फूल में से अलग तरीके की खुशबू आती है। ठीक है। हर एक पेड़ अलग तरीके का होता है। ठीक है। और जैसे कि और जीव जंतु, जैसे कि कोई पक्षी है वो अलग आवाज कर रहा है, कोई ऐसे जानवर है वो अलग आवाज कर रहा है, मान लो कुत्ता है वो अलग आवाज करता है, और पंछी, अब पंछियों में भी हजारों तरह के पंछी है। तो ये सब वो लोग देखने गए हैं, बच्चों को दिखाने गए हैं कि वो और समझे। जैसे कि हम भी जानते हैं कि थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा अच्छा क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। मतलब अब जब आप अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं तो वो आपको ज्यादा जल्दी से याद होता है बजाय पढ़ने के। ठीक है। तो जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस कर पाए, जितना ज्यादा आप देख पाए, आप भी कोशिश करिए कि आपके पास के गार्डन में जाइए, माता पिता के साथ जाइए, उनके साथ देखिए चीजें क्या क्या आसपास है, और उनसे पूछिए, उनसे क्वेश्चन करिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, विज्ञान में क्वेश्चन करना अवश्य जरूरी है, तभी आप विज्ञान को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आते हैं हम। वो घूमने गए पेड़ पौधों के साथ, विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित है। अब देखो, आप भी कहीं नई जगह घूमने जाओगे, अगर आपको क्लासरूम के अलावा बाहर जगह ले जाएंगे तो आप एक्साइटेड रहोगे, वैसे ही वो बहुत उत्साही है। ठीक है। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए उत्सुक है। अब क्या मनीराम चाचा से क्या करना, बातचीत करने के लिए भी उत्सुक है और कुछ सीखने के लिए भी, मतलब उन्हें कुछ शिक्षा मिलेगी, पेड़ पौधों के बारे में जानने को मिलेगा, नेचर के बारे में जानने को मिलेगा, प्रकृति के बारे में। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चले। ठीक है। मैम ने बोला, सुलेखा मैम ने, कि अपनी नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेके चले, कि नोटबुक में वो लिख पाए चीजें, जैसे क्योंकि आप पहली बार में याद नहीं कर पाएंगे ना, तो आप लिख लेंगे। जैसे कि मान लो उन्होंने कौवे को देखा तो कौवे को लिखा, कौवा इस तरह आवाज करता है, कौवे का कलर ये होता है, या फिर जैसे कि किसी डॉग को देखा तो कुत्ते का कलर ये होता है, कुत्ते इस तरह से आवाज करते हैं, इस तरह कुत्ता 4 पैर पे चलता है, ये सब। ठीक है। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधे और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं, मतलब देखने लगते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे जानवर है। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान यानी पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। अब क्या करते हैं जो डॉक्टर रघु है, वो बच्चों को कहते हैं कि जो पार्क में, मतलब वो गार्डन है, वहां पे गंध को महसूस करें, मतलब स्मेल करिए। ठीक है। अलग अलग स्मेल आ सकती, हो सकता है कोई बहुत अच्छी स्मेल हो जो स्मेल करके अच्छा लगे, कुछ गंध होगी जो बहुत खराब होगी जिसको स्मेल करके अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे एक्सपीरियंस करवाते हैं। ठीक है। विविधता, वे इस बात पे भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ ना करते हुए उनका अवलोकन करें। मतलब देखो, आप किसी को परेशान मत करो, मतलब वो जीव जंतु को वो परेशान ना करे, बच्चे सिर्फ देखे, उन्हें ऑब्जर्व करे दूर से बैठ के कि अच्छा उनकी हरकतें क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका क्या कलर क्या है, वो किस तरह आवाज निकालते हैं, वो खाना किस तरह खाते हैं, ऐसा। ठीक है। इन सब के बारे में वो देखने को बोल रहे हैं। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि हम सभी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें, उनका सम्मान। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधे और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। ठीक है। अब मनीराम चाचा क्या कहते हैं कि बच्चों सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है, उनको ध्वनियों को क्या करना है, सुनना भी। अब आप किसी चीज को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब जैसे कि कौवा है, ठीक है, मान लो कोई क्रो है या फिर कौवा है, ठीक है, वो अलग आवाज करता है, कोई पैरट यानी तोता अलग आवाज करता है, तो वो यही कह रहे हैं कि हर एक चीज अलग अलग आवाज करती है, तो उसको महसूस करिए, सुनिए उसको। ठीक है। जैसे कि कोई डॉग यानी कुत्ता है,
तो वो एक अलग आवाज करता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियां और बड़े वृक्ष शामिल हैं। कहीं उन्हें घास दिखती है, कहीं कुछ झाड़ियां दिखती हैं और कहीं बड़े वृक्ष दिखते हैं, ठीक है। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों एवं एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियां, क्या क्या देखते हैं? वो पक्षियों को देखते हैं, वो तितलियों को देखते हैं, और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों को देखते हैं, ठीक है। बंदरों को देखते हैं, तितलियों को। आपने बंदर तितलियां तो देखी होगी, बहुत सारे पक्षी देखे होंगे, कौवा, पैरट, कबूतर और भी चीजें, ठीक है, का विभिन्न अवलोकन करते हैं। उन्हें दूर से देख के अवलोकन करते, देखते हैं उनको कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। वे अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं। अब टीचर ने कहा है लिखना जरूरी है तभी आप समझ पाएंगे, तो उन्होंने लिखा। और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आया तो आप किससे पूछेंगे? टीचर से पूछेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आप जाएं तो अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, अपने परिवार वालों के साथ, कि आप उनसे पूछ सके, क्योंकि उन्हें आपसे ज्यादा पता है, तो उनसे पूछ सके कि किसी जिसके साथ, मान लो आप पापा के साथ जा रहे हो, कि पापा ये कौन सा पक्षी है, ये कौन सा पौधा है, ऐसे। तो आप भी जाके ऐसी ये वाली एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं घर पे जाके, ठीक है। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव यानी चहचहाना सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि हर एक पक्षी अलग तरीके से क्या करता है? चहचहाता है, ठीक है। हर एक पक्षी अलग तरीके से बोलता है। जैसे हम सबकी आवाज क्या है? डिफरेंट है। जैसे हम ह्यूमन से, तो लड़कियों की आवाज डिफरेंस है, मेरे से या मेरे भाई की जो आवाज है वो अलग है, मेरी आवाज अलग है, या फिर किसी भी आवाज। तो ऐसे हर एक पक्षी की भी आवाज क्या होती है? अलग अलग होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि प्रकृति में क्या है? बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारी विविधताएं हैं, ठीक है। अब क्या होता है? डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनि की नकल करने का अनुरोध करते हैं। अब डॉक्टर रघु क्या करते हैं? मनीराम चाचा को कहते हैं कि कुछ नकल करो। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनि की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करते हैं, ठीक है। अब विद्यार्थी उनकी नकल करने लगते हैं। मान लो मनीराम चाचा ने कौवे की आवाज निकाली, तो वो कौवे की आवाज निकाल रहे, तो बच्चे उनकी आवाज क्या करते हैं? नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं का अवलोकन किया? अपने अवलोकन को अपने मित्र और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये एक होमवर्क है बच्चों आपके लिए, कि आपको क्या करना है? आपको जाना है अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ, किसी बड़े इंसान के साथ गार्डन में जाना है, देखना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, अपनी कॉपी में नोट करना है वो सारी चीजें जो आप देखोगे, और फिर स्कूल में लाना है। या फिर मुझे आप कमेंट में पीडीएफ सेंड कर दीजिए, या फिर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो आप उधर पीडीएफ सेंड कर दीजिए। तो इससे आपका समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें, या फिर आप खुद से परिवार वालों से पूछिए कि अच्छा ये होता है। तो इससे आपको और चीजें समझ में आएगी, आपके दिमाग मन में और जिज्ञासा आएगी, ठीक है। और ठीक है, ये तो एक्टिविटी है अपने शिक्षक के साथ मिलकर, ये तो ठीक है। ठीक है, कभी भी अब कुछ जैसे कि आप भूमि पे गिरे हुए अलग अलग प्रकार के फूल पत्ती को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक में बनाए, आप ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं कि क्या करिए, अलग अलग प्रकार के फूल पत्ती लीजिए, ठीक है, उनको एक स्क्रैप बुक या नॉर्मल बुक में चिपका दीजिए, ठीक है, उनके नाम लिखिए, ठीक है, वो कौन से पौधे से आते हैं और क्या फूल का नाम है उसका, किसकी पत्ती है वो। प्रकृति के फूल और पत्तियों के साथ छेड़छाड़, पौधों के साथ और जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। देखिए, जो जानवर होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सृष्टि का, हमारी तरह ही वो एक जीव जंतु है, मतलब वो जीवित है, उसको परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप उसको परेशान मत करिए, उसको सिर्फ देखिए, ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज है वो करने की है, ठीक है। विभिन्न पौधे, टहनियों, किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में अवलोकन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, ये है गुड़हल का फूल, इसका ये देखा होगा कभी आपने। अब तुलसी तो सब जानते हैं, ठीक है, सब में हर एक परिवार में तुलसी का यूज तो किया ही जाता है, फिर तुलसी तो हर कोई जानता है। तुलसी का पौधा कैसा दिखता है, कितना अलग दिखता है, तुलसी को हम ग्रहण भी करते हैं, ठीक है। और ये होती है घास, ठीक है। ये क्या है?
घास है, घास भी हमने देखी है ना, दूबा घास होती है, फिर नॉर्मल घास होती है, ठीक है। अब ये कुछ उन्होंने बुक वालों ने ही कुछ एक्टिविटीज दी थी, तो उस पे कुछ बच्चों ने क्या करा, जैसे कि क्या कोई सामान्य घास है, ठीक है, उसका तना क्या होता है, कोमल और पतला होता है, ठीक है। कोई भी अगर घास होती है, मान लो ये घास है, तो उसका तना क्या, तना ये होता है, ठीक है, ये होता है अपनी धरती है, ठीक है, पृथ्वी है, अर्थ है, उस पर जमीन है, उस पर क्या लगा, ये तना होता है। तने के आसपास ये क्या होती है घास में, उसमें ये होती है पत्तियां, ये क्या हो गई, ये हो गई पत्तियां, ये क्या हो गया, ये हो गया तना, और इधर नीचे क्या होती है, 2 मिनट, ये नीचे क्या होती है, ये होती है यहाँ पे जड़ ऐसे फैले रहती है, ठीक है, ये क्या होती है, जड़ होती है। इस तरह ये पूरा क्या रहता है, ये घास की तरह है। तो कोमल और पतला क्या रहता है, इसका तना रहता है। तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतर रूप में एक पत्ता निकलता है। ये एक पत्ता क्या होता है, अलग अलग रूप से क्या निकलता है, एक पत्ता निकलता है। घास तो देखी होगी आपने, ठीक है, कैसी होती है, हरी पत्तियां होती हैं घास की। उसके बाद अब क्या हो गई, तुलसी हो गई, तो तुलसी हमने ऊपर देखी। कठोर और पत्ता पत्ता होता है, कठोर यानी थोड़ा हार्ड, ठीक है। तुलसी का पत्ता तो हमने देखा ही है, ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है ना। पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि ये क्या होती है, तुलसी, ये एक दूसरे के साथ क्या रहती है, लगी हुई रहती है, यही कह रहा है वो। गुलाबी बैगनी फूल कौन से निकलते हैं, गुलाबी और बैगनी फूल निकलते हैं। कभी भी आप देखोगे ना तुलसी में से फूल कौन से निकलते हैं, तो आपको पता लगेगा गुलाबी। अब जैसे गुड़हल का फूल है, वो उसका तना जो होता है, ठीक है, गुड़हल का जो फूल होता है उसका तना होता है, वो क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, आप देखो, फाइंड करो, और वो इंफॉर्मेशन क्या करो, आप इस लिखो। जैसे नीम का पत्ता जो होता है कठोर और मोटा होता है, नीम तो देखी है आपने। चिकनी सतह वाली पत्तियां होती है, बहुत चिकनी पत्तियां होती है, ठीक है, नीम की पत्तियां, तो वो भी आपने देखी होगी। नीम में एक और भी आप लिख सकते हो, उसका स्वाद भी होता है, क्या स्वाद होता है, कड़वा होता है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, नीम हेल्थ के लिए सबसे अच्छा क्या रहता है, नीम रहता है, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं अपन, इसीलिए देखा कितनी विविधता है हर एक चीज में, हर एक जगह पे क्या है, विविधता है, ठीक है। अन्य और भी चीजें, तो अब आपको क्या करना है, आसपास देखना है, इसको इन्फॉर्मेशन को फिल करना है ना, और अपने टीचर को दिखाना है। आपने जिन पौधे और पत्तियों का अवलोकन किया है, उनमें क्या समानता है और क्या विभिन्नताएं पाई, आप देखोगे क्या विभिन्नताएं हैं उसमें, ठीक है। किसी का देखो, किसी फूलों का रंग अलग होगा, जैसे कि गुड़हल का फूल का क्या होता है, गुड़हल का क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। कोई और फूलों का उसका कलर क्या होगा, जैसे कि रोज होता है, रोज का क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। कोई गुलाबी रोज भी होता है, ठीक है। तो ये सब, कमल का क्या होता है, पिंक होता है। तो वैसे अलग अलग उनके अलग अलग आकार होते हैं, अलग अलग सुगंध होती है, ठीक है। विभिन्न आकृतियों की पत्तियां, तने पे पत्तियों का, अब किसी किसी की पत्तियां मोटी होती है, तो किसी किसी की पत्तियां पतली होती है, किसी के तने मोटे होते हैं, तो किसी के तने पतले होते हैं। तो इस तरह हमें पता लगता है कि क्या चीज है, ठीक है। अब कुछ वापिस ये एक्सरसाइज है, जंतुओं के नाम, जैसे कि कोआ जो होता है, कौवा, ठीक है, कौवे का रहने का स्थान क्या है, वृक्ष है। भोजन क्या होता है, कीट, कीट यानी होता है इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब जो जीव जंतु होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं अपन, कॉकरोच कह दो, चींटी कह दो, या जो छोटे छोटे जंतु, वो क्या करता है, उड़ता और चलता है। अन्य कोई अवलोकन, चोंच में टहनी लिए हुए, ठीक है, चोंच में किसी बच्चे ने देखा होगा उसे कुछ करते हुए। चींटी मिट्टी एवं बिलों में रहती है। अब चींटियों का बिल आपने देखा ही होगा, ऐसे मान लो ये जमीन है, तो बिल कैसा रहता है, ऐसा अंदर है सर। तो अब इसके अंदर भी बहुत अंदर तक क्या रहता है, उनका घर रहता है चींटियों का, ठीक है। और गाय जो रहती है वो घास पत्ती खाती है, रहती कहाँ है, आप कह सकती हो कि एक पालतू जानवर है, तो कभी घर में रहती है, कभी तबेले में रहती, तबेला कह सकते हो आप, या फिर ऐसे नॉर्मल जगह पे भी रहती है, प्रकृति भी कह सकते हो, ठीक है। उनके खाने का क्या है, क्या खाती है क्या नहीं खाती, अन्न। तो जब भी आप कोई जीव जंतु देखो, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। जीव जंतु आपने देखा ही होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ वृक्षों पर, जैसे कि कुछ क्या रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, कुछ जीव जंतु क्या रहते हैं, भूमि पर, जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। कुछ क्या रहते हैं, वृक्षों पर। वृक्षों पर कौन कौन रहते हैं, जैसे कि अपने
जो भी पंछी हो गए या फिर जो भी चीजें हो गई वो क्या रहती है, कभी पंछी पे, है ना, मतलब वो वृक्षों पे। मछलियां जल में रहती, मछलियां कहाँ रहती है, जल में रहती। जैसे ही मछलियों को बाहर निकालो क्या होती, मर जाती। जैसे कि क्या होता है, कुछ कुछ जंतु या जानवर पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। कुछ होते हैं वो जो पानी में रह पाते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी जीव जंतु होते हैं। जैसे कि मेंढक, मेंढक पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है ना। कैसे कि जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रह सकते। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता होती है। जैसे ये क्या होता है, हर एक की चाल में विविधता विविधता होती है, मतलब डिफरेंसेस होते हैं। हर एक के चलने के तरीके में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। उनके भोजन में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि मान लो एक शेर है, वो एक मांसाहारी होता है, और एक गाय है, वो क्या है, शाकाहारी है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप कहीं और देखोगे मेंढक, तो मेंढक भी एक अलग जीव होता है, उसके अलग खाना होता है, उसका अलग भोजन है, वो अलग तरीके से चलता है। वो क्या, मेंढक क्या करता है, कूदता है, ठीक है। ऐसे तो हर एक का अलग अलग तरीका होता है, उनकी गति अलग होती है, ठीक है। अब अपने आपने आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया, उनके चित्र पर अपने नोटबुक में बनाए अथवा उनके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधे और पत्तियों और फूल और जीव जंतुओं को पंखों के साथ स्क्रैप बुक में तैयार करें। अब आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी है, आप चाहे तो अपने घर पे कर सकते हैं। आपको अलग तरीके की चीजों के बारे में लिखना है। मान लो आप कौवा लिखा, कौवा क्या खाता है, कौवा कैसा दिखता है, ठीक है, कौवा कहाँ बैठता है, ये तीन चीजें भी बहुत हैं। तो ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं, ऐसे एक लिस्ट बना सकते हैं आप, जिससे आपको चीजें और समझ, जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल यानी जितना आप चीजों को इस तरह समझेंगे, वो उतनी इजीली आपको क्या आएगी, समझ में आएगी। तो आपको क्या करना है, ऐसी एक्टिविटीज करते रहनी है जिससे आपको चीजें क्या हो, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हम कहाँ खो गए हैं भाई, हाँ इस पेज पे थे ना हम, ठीक है। गोवा चीटी तो हो गया था भाई ठीक है। अब इसके बाद विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें, वही एक्सरसाइज है। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। अभी एक एक्सरसाइज दी है उन्होंने, 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें, ठीक है, उसके बारे में सोचना है 30 सेकंड, जिसका आप ध्यान पूर्वक अवलोकन किया और जिसको आपने सबसे अधिक अच्छा लगा, जो आपको सबसे अच्छा लगा। मान लो मुझे कौवा अच्छा लगा, ठीक है, तो मैं उसके बारे में क्या करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, इमेजिन करूंगा, ठीक है, वो करना है 30 सेकंड तक। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतुओं का चित्र बनाए। कितने, एक इस पे क्या करें, चित्र बनाइए बच्चे। देखो चित्र, किसी ने पेड़ देखा है, किसी ने कछुआ देखा है, किसी ने ये फूल देखा है कि फ्रूट देखा है, किसी ने घास देखी है, किसी ने बिल्ली देखी है। तो ऐसे क्या करा इन्होंने, एक्टिविटी करी। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी है, वो तो आपके स्कूल में भी कर सकते हैं अपन। अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे जीव जंतु हो सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र को जैव विविधता का भाग होता है। जब भी हम, क्या है ये, किसी विषय में क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है, यानी बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता यानी जहां पे ये चीज पाई जाए, यानी इन चीजों के बारे में पढ़ा जाए, ठीक है, ये नेचर में, ठीक है। अब किसी क्षेत्र की जैव विविधता के प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। हर एक चीज की क्या होती है, अलग भूमिका होती है, ठीक है। पेड़ कुछ पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। क्या होता है, देखो, पेड़ कुछ कुछ जीव जंतुओं क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, यानी उन्हें क्या देते हैं, घर देते हैं, ठीक है। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने से सहायता करते हैं। बीज फैलाते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने कुछ खाया, ठीक है, किसी पंछी ने कुछ खाया, वो क्या करते हैं, बीज फैला दे इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच के इसका पता लगा, इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इस सृष्टि में हर एक चीज एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है। कोई भी इंडिपेंडेंट यानी इकलौती चीज नहीं है, हर एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि मान लो जब तक आप खेती नहीं करोगे,
तब तक आपको गेहूं कैसे मिलेगा? गेहूं नहीं मिलेगा तो आप आटा कैसे लाओगे? आटा नहीं लाओगे तो आप रोटी कैसे खाओगे? तो हर चीज किससे एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि कुछ पेड़ होते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ जीव होना जरूरी है। जीव किस पे डिपेंड रहते हैं? पेड़ पे। कुछ पेड़ रहते हैं और जीव नहीं रहेंगे तो पेड़, क्योंकि सोचो अगर उन्होंने खाया नहीं, फेंका नहीं तो होगा कैसे? मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। पौधे और जंतुओं का समूह कैसे बनाए? ये तो ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज देख सकते हैं अपन, क्या है ये? विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए, ठीक है। पौधे और जंतुओं को क्या करना है? चित्र एकत्रित करने। ये मिल जाएंगे, कहाँ से मिल जाएंगे? मार्केट से मिल जाएंगे आपको। फोटो कहाँ से मिल जाएगी? मार्केट से मिल जाएगी। किसी भी जनरल स्टोर पे जाइए, मिल जाएगा। चित्र एकत्र की आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोत के चित्र काट सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। इनसे प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाए। अलग अलग क्या करें? कार्ड पर चिपकाए। अपनी कक्षा आप 6 क्लास में, तो 6 में विद्यार्थियों से अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूह में सभी विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए सभी पौधे और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं पर अवलोकन कीजिए। मतलब कार्ड ले लीजिए, ठीक है, चिपका दिए कार्ड में। अब जो भी कार्ड देखेगा, मान लो कौवे का दिखा, तो वो बताना है कि इसकी, इसने क्या खाता है, ये कैसा दिखता है, ये क्या करता है, ऐसी। तो एक्सरसाइज है, नॉर्मल चीज है ये तो। आपके स्कूल में कराएंगे आपको। समूहों के साथ साझा और हाँ, आप ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार विभिन्न हो सकते हैं। मतलब आप ये समझेंगे कि हर एक जो पौधा है वो अलग है, हर एक पेड़ अलग है, हर एक जीव जंतु अलग है, ठीक है। ये सब आपको विविधताएं देखने को मिलेगी। कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया होगा। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधे की ऊंचाई का समूह बनाने के आधार पर मतलब कुछ किसी ने लिस्ट बनाई होगी ऊंचाई के आधार पर जब रूप में चुना होगा। कि अन्य ने पौधे के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का आधार लिया होगा। किसी किसी पेड़, किसी किसी पौधे में फूल नहीं उगते हैं, किसी में उगते हैं, तो यही सब बता रहा है। बस ये एक्सरसाइज है, ये तो करने की चीजें हैं, आपको करनी है। ठीक है, ठीक है। अब पौधे का समूह कैसे बनाएं? आपने देखा कि पौधे में उनके तने, पत्तियां और फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताएं में विभिन्न होती हैं। विभिन्न पौधे के तने मोटे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ कुछ पौधे होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे क्या होते हैं, मान लो कोई पौधा है, ठीक है, या जमीन है। कुछ पौधे क्या होते हैं, एक सिंगल, मान लो घास जैसा है, वो तो चलो ऐसा ही है। कुछ पौधे मोटे होते हैं, ठीक है, थोड़े हार्ड है, उसमें से फिर और तने निकल रहे हैं, फिर उसमें से पत्तियां आ रही है, ठीक है। कुछ पेड़ होते हैं जो पेड़ इतने मोटे होते हैं, उसमें फिर और पत्तियां निकल रही है ना। मान लो ये पेड़ है, उसमें से अलग अलग पत्तियां जा रही है, ये सब हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, ये समझ में आ रहा है कि ये मतलब ऐसे अलग अलग चीजें क्या होगी, आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सब आप जब एक्सरसाइज करोगे तो समझ में आएगा। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियां, वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषता पर अधिक विस्तार करें, अध्ययन करें। अब हम पौधों के बारे में और पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ अवलोकन दिए यहाँ पे, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यह भी देख सकते हैं कि पोषक, ठीक है। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकन के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। आप प्रकृति की सैर पर जा रहे हैं, ठीक है, बुक में बताया जा रहा है। विभिन्न पौधों की ऊंचाई ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई है अथवा आपसे अधिक ऊंचाई? मान लो आपने देखा होगा कुछ पौधे क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कुछ आपके बराबर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये सब बताओ। तने का रंग भूरा है या हरा है? अब क्या होता है, तने के रंग हो सकते हैं, कभी भूरा रंग हो, ठीक है, कभी हरा रंग हो। साथ ही उनके तनों में छूकर महसूस करें कि उनका धीरे से मोड़ने पर प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ पा रहे हैं अथवा कठोर है?
मान लो जैसे कि ये पेन है, अब तने को जब आप मोड़ोगे तो हो सकता है वो इजीली मुड़ जाए, या फिर कुछ कुछ क्या होते हैं मुड़ते बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं, फिर मुड़ते ही नहीं है। तो ये सब बता रहा है, ठीक है, ये आप देखोगे। यह भी देखें कि पौधे की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, ठीक है, शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, ये भूमि के निकट से निकलती है या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, ठीक है। शाखाएं मतलब होता है, मान लो ये एक पौधा एग्जाम्पल, तो ये तो तना है, ठीक है, इसके आसपास क्या निकलती है और शाखाएं निकलती है, ठीक है। उसके ऊपर पत्तियां उगती हैं, शाखाओं के ऊपर क्या उगती हैं, पत्तियां उगती हैं, ठीक है। इसी पे शाखाओं पे क्या उगते हैं, कभी फूल उगते हैं, कभी पत्तियों के पास एक और शाखा निकलती है उसमें फूल उगते हैं। तो इस तरह जब भी आप अलग अलग पौधे को देखोगे तो उनका अवलोकन करोगे तो आपको और चीजें इजीली समझ में आएगी, ठीक है। अब जैसे कि ये है पौधे, अब देख कुछ बताया इसमें, देखते हैं। आम का जो पेड़ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऊंचा होता है। तने की तना कैसा होता है, भूरा होता है, कठोर यानी कड़क होता है और मोटा होता है। आम का पेड़ तो आपने देखा ही होगा, आम तो सभी खाते हैं, सबने देखा होगा। तने में ऊंचाई पर, हाँ तने की ऊंचाई क्या है, बहुत ऊपर है, तना वो बहुत ऊपर है। पादप समूह का नाम वृक्ष, क्या है वो, वृक्ष है। अब जैसे कि गुलाब का होता है, गुलाब क्या है, ऊंचाई कितनी है, छोटी सी, गुलाब की हो सकता है इतनी सी ऊंचाई हो, इतनी ऊंचाई हो, ठीक है। तना क्या होता है, भूरा होता है, कठोर होता है और पतला सा तना होता है, ठीक है। वृक्ष से तो बहुत पतला होता है। भूमि के निकट होता है, हाँ होता है, क्योंकि वृक्ष कितना है, इतना सा है, या फिर इतना सा हो सकता है, फिर इतना बड़ा, क्या है उसको क्या कहते हैं अपन, झाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है टमाटर, टमाटर की किसी ने देखे हैं झाड़ी, कभी खेत में जाके टमाटर के झाड़ी देखे, इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े मतलब नॉर्मल, ठीक है। हरा होता है ना, तना कोमल होता है, कोमल यानी एकदम मोड़े तो मुड़ जाता है, पतला तना होता है। भूमि के निकट, हाँ होता है, हमने देखा ये छोटा सा होता है। और क्या होता है, शाख, शाख क्या होता है, पादप समूह का नाम शाख, उसको शाख कहते हैं। जो सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं, शाख कहते हैं। मान लो अगर अगर अपन देखना चाहें, ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूं। जैसे कि एक तो क्या क्या देखना है अपन को, पेड़, अपने को वृक्ष देखना है ना। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। एक में करता हूं आम का पेड़, ठीक है। एक में लिखता हूं गुलाब वृक्ष, ठीक है। और एक में लिखता हूं टमाटर की शाख। देखते हैं आता है या नहीं आता है, ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं तीनों चीजें आ जाएगी तो अच्छी बात है, फिर आप देख पाओगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि ये एक आम का पेड़ है, ठीक है, ये दिख रहा है अपन को, इधर ही दिख गया। ये क्या है, ये एक आम का पेड़ है, या फिर किसी भी चीज का, ये क्या है, ये वृक्ष हो, ये आम का पेड़ है वैसे तो, है ना। आपको शाख, झाड़ियां और वृक्ष के बीच में क्या अंतर दिखाई देता है वो उसमें लिखना है। आप जाओ और चीजें देखो, खेत में जाओ अपने बड़े लोगों के साथ, चीजें देखो, उसमें नोटबुक में नोट करो कि कैसे, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये एक्सरसाइज करो आप, इससे आप और चीजें समझोगे, आपके मन में जिज्ञासा आएगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि ये वाला पेड़ अलग क्यों है, ये वाला पौधा अलग क्यों है, और ये वाला फ्रूट अलग क्यों टेस्ट करता है, ये वाला फ्रूट अलग क्यों टेस्ट करता है, ये सब भी चीजें इसी में आती है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, हमें पता है ऊंचे होते हैं, उनमें कुछ तने मोटे, कठोर और कष्टनीय लकड़ी जैसे होते हैं, लकड़ी, ठीक है। उनकी शाखाएं भूमि से दूर और तने कुछ ऊंचाई पर होते हैं। जैसे कि देखो ये भूमि है, तो इनकी शाखाएं कहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं शाखाएं, तो ये इसको कहते हैं तना, कितने ऊपर है शाखाएं, ठीक है, भूमि से। अब जैसे कि मान लो जो ये है, ये क्या है, एक झाड़ी है। अब झाड़ी है, तब ये झाड़ी है, ठीक है, इसका तना क्या है, एकदम पास है, इसकी झाड़ी भी पास है, यहाँ से फूल उग रहा है, और ये शाख है, देखो शाख में ये तने, झाड़ियां जा रही है, उसमें से ये जा रहा है, तो ये क्या उग रहे हैं, एक टमाटर उग रहे हैं, ठीक है, इस तरह। तो जब आप देखोगे तो इन चीजों को समझने लगोगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, जब तक आप प्रैक्टिकल चीजें नहीं सीखोगे तब तक आप थोड़ा कम समझ पाओगे। बाकी मैं आपको पूरी तरह 100% समझाने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन यहाँ ले आते हैं, बहुत ज्यादा ये इधर उधर हो रहा है, इसको अपन यहाँ ले आते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचा नहीं होते, ठीक है, प्राय इस प्रकार पौधे, अब मैंने बता दिया पौधे क्या होते हैं,
झाड़ी क्या होती है, ठीक है। अब जैसे कि प्राय इस प्रकार के पौधे अनेक भूरे रंग के काष्ठनीय, ठीक है, काष्ठनीय है ना, लकड़ी जैसे तने होते हैं। कुछ तने क्या होते हैं, भूमि से क्या होते हैं, निकट होते हैं, ठीक है। भूमि से क्या होता है, निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, तने क्या होते हैं, उनके कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते, ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है, ठीक है। जो जिनको हम पेड़ नहीं कह सकते, जिनके तने बहुत मोटे होते हैं, ठीक है, उनको तो वृक्ष कहते हैं। जिनके ज्यादा मोटे नहीं होते, थोड़े पतले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा, ठीक है। और कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल और हरे होते हैं। तने क्या होते हैं, कोमल और हरे होते हैं। इन्हें शाक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि टमाटर का पौधा, इसको क्या कहा जाता है, शाक कहा जाता है। पौधे से भी छोटी आकार वालों को क्या कहा जाएगा, शाक कहा जाएगा। कुछ पौधे के तने दुर्बल होते हैं, दुर्बल यानी कमजोर होते हैं, और उनके ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता, क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उन्हें विसर्पी लता यानी क्रीपर कहा जाता है। अब आप आगे भी देखोगे इन चीजों को तो आप समझोगे पेड़ पौधों में क्या अंतर होता है, कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, उनका अवलोकन किया, उनको समझा। जड़ें कितनी प्रकार की होती है वो समझा, पत्तियां कैसे होते हैं वो समझा, वृक्ष, झाड़ी और शाखा में क्या डिफरेंस होता है वो हमने समझा। अब इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि जैसे कि जानवर किस प्रकार के अलग अलग होते हैं, जैसे कुत्ता, शेर और गाय में क्या डिफरेंस होता है, कॉकरोच, चींटी में क्या डिफरेंस होता है। ये सब एक जीव जंतु है, इनके बारे में हम और समझेंगे और जानेंगे। कुछ जीव जंतु जहरीले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, किन्हीं जीव जंतुओं के दांत होते हैं, किन के नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम और समझेंगे, ठीक है। तो आज से ये वाले पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं जंतु के बारे में पढ़ना, ठीक। आपको बस इसी तरह हमसे हमारे साथ बने रहना है। विज्ञान का जो चीज है, विज्ञान को जितना इजीली आप समझो वैसा आप इजीली समझ पाओगे हमारे साथ। तो हम समझते हैं पौधे की, अब जंतुओं का समूह कैसे बना है, ठीक है। ये तो ऑफ कोर्स टॉपिक है अपना। पौधे की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं, मैंने बताया तो आपको। पौधे की तरह ही जंतु भी क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषता के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इन समूह बनाने के लिए हो सकता है? मतलब समूह बनाने को बोला है, लिस्ट कह सकते हो, कलेक्शन कह सकते हो, बनाने के लिए कहा जा सकता है। आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 मतलब 2.3 टेबल में जीव जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए गए हैं। आइए इन कुछ पर विस्तार से चर्चा करें। देखते हैं अब आगे क्या क्या जानवर दिखाए गए हैं हमको, वो देखेंगे हम। देखो ये है वो, उसको पढ़े बिना अगर आप इन चीज को समझे, ठीक है। अब ये जो चित्र दिया गया है, ठीक है, दिख रहा है बच्चों? ये चित्र जो दिया गया है इसमें कौन कौन से जानवर हमें दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे क्या बैठा है, चिड़िया बैठी है। एक चिड़िया यहाँ पौधे में बैठी है, कुछ चिड़िया उड़ रही हैं, ठीक है। ये तो हो गए नॉर्मल। कुछ कछुए हैं, यहाँ पे एक मेंढक है, यहाँ पे हमें तितली दिख रही है, ये गाय है। देखो तितली उड़ रही है, तितली कहाँ बैठी है, इस पेड़ इस पर बैठी है। यहाँ पे एक चींटी है, ठीक है, चींटी यहाँ पर है। यहाँ पे एक, इसको इल्ली कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी, जैसे कि यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, ये एक सांप है। तो सब जितने भी विभिन्न प्रकार के जानवर हमें दिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, कुछ पानी में है तो कुछ पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। जैसे ही खरगोश है जो उछल उछल के चलता है, भागता है, ठीक है, कूद के। और ये मेंढक है जो कूद कूद के चलता है, ठीक है। ये कुछ फूल पत्ते दिख रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें दिखाई दे रहे हैं, इस फोटो में हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये मछली है, मछली यहाँ पर है, ठीक है। तो जंतुओं की विविधता है ना, कितने कितने सारे प्रकार के जीव जंतुओं में इस सृष्टि में देखने को या फिर इस अर्थ में देखने को मिलते हैं।
इन जंतुओं में गति करने के तरीकों में देखें और उनके चलने, इनकी सबकी गति अलग होती है, इनके चलने का तरीका अलग होता है, इनके खाने की चीजें अलग होती है, हर एक चीज में क्या है, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट है। जो चींटी होती है, चींटी जो होती है, ठीक है, गति का प्रकार क्या करती है, चलती है। ठीक है, क्या करती है, चलना या फिर चलती है। गति के लिए प्रयोगशाली क्या होता है, टांगे यूज करती है। बकरी होती है वो चलती है और कूदती है, टांगे यूज करती है। कबूतर चलता है और उड़ता है, पैर और पंख यूज करता है, पंख करता है उड़ने के लिए, है ना, पैरों से चलता है। मक्खी चलती है और उड़ती है, पैर और पंख। मछली क्या करती है, क्या करती है, तैरती है। मछली क्या करती है, तैरती है। तैरती कैसे, पंख से। जब भी मछली में आप आगे पढ़ोगे, मछली के क्या होते हैं, पंख होते हैं। मैं दिखाता हूं इसमें, अगर दिख रहे होंगे तो मैं दिखाता हूं इसमें। देखो, ये मछली है, ठीक है, इसमें दिख रहे हैं। मछली के ये क्या होते हैं, ये होते हैं पंख। ये इनसे क्या करती है वो, क्या करती है, तो पूछ है, इनसे क्या करती है वो, गति करती है। ठीक है, मतलब चलती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, हर एक चीज का गति करने का तरीका, गति करने की चीजें अलग अलग है इस लिस्ट में। और भी आप देखोगे तो बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हर एक जीव जंतु में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, अब दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हर एक जीव जंतु खुद से अलग होता है। हर एक जीव जंतु का खाना अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनके तरीके अलग होते हैं। कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है। ठीक है, विभिन्न जंतुओं के अलग अलग प्रकार की गति होती है, अलग गति होती है उनकी। जंतु उड़ सकते हैं, कुछ जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक साथ से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अपनी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे हम अपने हाथ पैरों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं। दूसरे अंग का मीनिंग है, जैसे कि पंख किसके पास होते हैं, जिससे वो उड़ती है, मतलब सॉरी, मछली पानी में तैरती है। ठीक है, जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हमने जंतुओं को देखा, समझा कैसे कौन सी चीजें कैसे चलती है। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, हम बांट सकते हैं, जैसे कुछ होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, इस पार्ट में बांट सकते हो। या फिर कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, ये सब। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति में अलग होते हैं, आकार, संरचना, रंग में भी अलग अलग हो सकते हैं, और कुछ अन्य विशेषताएं भी एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधे की भांति ही जंतुओं के समूह बनाने की उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझना है जानवरों को, जैसे हमने पौधों को समझा था, कैसे समझा था, लिस्ट बना के, किन की जड़ें कैसी होती हैं, ये कैसा होता है, पत्तियां कैसी होती हैं, वो फूल देते हैं, खुशबू आती है नहीं आती, ऐसे जैसे हमने लिस्ट बनाई थी, वैसे ही हम जंतुओं की भी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, उससे हम और समझ सकते हैं कि कौन सा जंतु किस प्रकार जीवन जीता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस तरह रहता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कि शेर जो है वो बकरी को खाता है, या फिर हिरन को खाता है, या फिर जो भी उससे छोटे कमजोर जानवर है उनको क्या करता है, खाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि एक जो हाथी होता है वो फल फ्रूट खाता है, दूसरी चीजें खाता है। ठीक है, जैसे कि एक बकरी होती है या फिर एक हिरन होती है, वो घास खाती है। तो सबका खाने पीने का तरीका अलग है, कुछ किसी चीजों पे डिपेंड है, कुछ पेड़ पत्ती पौधों पे डिपेंड है, कुछ दूसरे जानवरों पे डिपेंड है। ठीक है, शेर अगर भूखा रहेगा तो अगर जानवर को नहीं खाएगा तो भूखा ही रह जाएगा ना, वो तो जानवर ही खाएगा। ठीक है, या फिर इंसान, अब इंसान तो उसे जंगल में मिलने नहीं वाले, तो जानवर खाता है वो। ठीक है, अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक से परिचय। ठीक है, ये बहुत ये बहुत अच्छी वैज्ञानिक है,
जाने माने जानकी अम्माला अम्माल जानकी अम्माल एक भारतीय वनस्पति शास्त्र यानी क्या होता है, जो वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में क्या करती है, जानकारी रखती है। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं बॉटनिस्ट, जो पर्यावरण के संबंधित कार्य प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता और प्रलेखन और संरक्षण करने की सहायता की। उन्होंने इन चीजों के बारे में पढ़ा, समझा, इनको सिक्योर करने का ट्राई किया। ठीक है, हर एक चीज की अपनी अपनी पढ़ाई होती है। विज्ञान कितना बड़ा है, हम स्पेस के बारे में पढ़ सकते हैं, हम जीव जंतु के बारे में पढ़ सकते हैं, हम जमीन के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं विज्ञान में। ठीक है, उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ एक आंदोलन था, आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वश्रेष्ठ प्रमुख के रूप में उन्हें भारत के में पौधे के विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रम में शुरुआत की। ये तो उनके बारे में जानकारी है, जानकी अम्माल। अब सैटेलाइट वैली बचाओ आंदोलन, ठीक है, जो जानकी जी ने किया था, उस आंदोलन के बारे में कुछ दिया है, हम पढ़ते हैं। यह केरल के पालक्काड़ एक जगह है, जनपद में एक जंगल की वास्तविक कहानी है, मतलब रियल कहानी, रियल स्टोरी है। ठीक है, यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्धि जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है, मतलब जंगल को प्रोटेक्ट करने के विषय में है। प्रसिद्ध सैटेलाइट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप, कुंतीपुड़ा एक नदी होगी, उसके समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी था। मतलब जल के विरुद्ध एक बांध बना रहे होंगे, उसके विरुद्ध करा था। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादकों, पाठ, समाचार पत्रों को हर जगह लेखन, ठीक है, ये सब करा, याचिकाएं, अपील, साहित्य संबंध, ये, और इस प्रकार यह आंदोलन सैटेलाइट वैली बचाने में सफल रहा। ठीक है, ये ऑफ कोर्स एक आंदोलन था जो सफल रहा, किसको बचाने में, एक जंगल को बचाने में, समझ लो। वो तो ठीक है, अपना टॉपिक पे आते हैं अपन मेन। विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। गति देखी हमने। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? क्या जो जीव जंतु चलते हैं उनकी गति उनकी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, मतलब उनके आसपास के नेचर में। ये देखेंगे। मछली जल में रहती है, हमें पता है। मछली क्या जमीन पर रह सकती है? नहीं। जल में गति करने के लिए इसके पास धारा रेखित स्ट्रीम लाइन शरीर और पंख, फिन, पंखों क्या कहते हैं? फिन होते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा ये पंख है ना, ये है इसके पंख, ठीक है, ये इसकी पूंछ है, और टांगे की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मैंने बताया ही था कि हर एक जानवर एक दूसरे से क्या दिखता है? अलग दिखता है, ठीक है। जैसे कि कोई बकरी है, वो टांगों से चलती है, तो फिश किससे चलती है? पंखों से। मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है, बकरी अपने टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है, ठीक है। तालिका 2.6 में देखे, श्याम पट पर उसके जैसी एक तालिका बनाए, ठीक है। वो तो कुछ तालिकाएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन, और आपने अवलोकन पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें, ठीक है। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं या ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो रेगिस्तान में भी रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं। कुछ कहाँ उगते हैं? यहाँ अपनी जमीन पे, जहाँ उपजाऊ जमीन पे,
ठीक है, वो हम जानेंगे। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे जंतुओं से भिन्न होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हर जगह के, जैसे रेगिस्तान में अलग होते हैं, किसी उपजाऊ जमीन पर अलग होते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स ने याद आया, एलेक्स एक लड़का है, उसको क्या याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफली के पौधे को देखा। माया बताती है कौन सा पौधा देखा उसने मरुस्थलों में। मांसले, मांसल मतलब ये वाला पौधा देखा उसने। ठीक है, रेगिस्तान में, क्योंकि वो पौधा रेगिस्तान में ज्यादा उगता है। अब दूसरा कि उस राजस्थान में मांसल वाले नागफली पौधे को देखा। माया बताती है, माया क्या बोलती है, उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों के देखा। ठीक है, ये होता है देवदार का वृक्ष, ये कभी आपने देखा होगा फोटो में या फिर कहीं टीवी में, है ना, देवदार का वृक्ष देखा। साथ ही उसने यह भी बताया कि वृक्ष शांकवार होते हैं, शांकवाकार, शांकवाकार मतलब शंख वाले आकार के, और इनकी शाखाएं लचीली होती है। लचीली यानी ऐसे मतलब फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, लचीली यानी फ्लेक्सिबल, मतलब कहीं भी मुड़ सकती है, इधर उधर हो सकती है, और झुकी हुई होती है, जैसे कि ये झुकी हुई नहीं है, इधर ये ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, अलग अलग तो होते हैं, मैं बता चुका हूं कि ऐसा क्यों है। अब ऐसा क्यों है, मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप पढ़ो, पर आप क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये वाला जो पेड़ है वो रेगिस्तान में उग जाए। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो रेगिस्तान वाले पेड़ पौधे हैं वो इन्वायरमेंटल जमीन पे उग जाए। ठीक है, एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है, अब इसको समझना पड़ेगा। अब यही तो है साइंस, अगर आप नई चीजों पे क्वेश्चन नहीं करोगे तो कब समझोगे। अगर मैं क्वेश्चन ना करूं तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध होता है, मतलब रेगिस्तान वाले में जल बहुत क्या होता है, कम होता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडा होता है। जैसे कि जो भी रेगिस्तान होता है, सुना होगा आपने कार्टून में, फिल्मों में, कि अत्यधिक गर्म कब होता है, दिन में, और रात में क्या हो जाता है, अत्यधिक ठंडा। इसीलिए आपको इन क्षेत्रों में से ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थिति में रह सकते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में कौन रहता है, ऊंट। ठीक है, ऊंट कहां रह सकता है, ऊंट कहां रह सकता है, दिन में भी रह सकता है, उधर गर्मी में भी, और रात में भी रह सकता है। ठीक है, और क्यों रह सकता है वो अपन आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में। ठीक है, इसी चैप्टर में। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे में मांसले तने जल को संग्रहित कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर जल रख सकते हैं, और उस स्थानों में गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधे की सहायता करते हैं। मतलब उसके अंदर पहले से पानी क्या कर सकते हैं, वो स्टोर कर सकते हैं, फिर उससे क्या मिलती है, उन्हें सहायता मिलती है जब तक, ठीक है, गर्मी में रहने के लिए। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय, मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है, प्राय हिमपात होता है। हिमपात यानी क्या होता है, बताओ बच्चों मुझे। अरे हम्म नेक्स्ट। हाँ, बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय हिमपात होता है। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावटें ऐसी होती है, मतलब उनमें बनावटें ही ऐसी होती है, ठीक है, कि वो रह सके, कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है, उन पर बर्फ नहीं टिकती। ठीक है, कुछ ऐसे ही उनके ऐसे पौधे होते हैं। ठीक है, इस तरह मैं ऐसे बताता हूँ, 2 मिनट। इस तरह होते हैं नीचे की ओर। ठीक है, थोड़े लचीले।
ठीक है, कि जैसे ही बर्फ इन पे गिरे, हिमपात यानी बर्फ गिर रही है, तो क्या हो जाए, वो नीचे बर्फ क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में जीवन के लिए वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। बताया मैंने, फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंखाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, उसकी शाखाएं ऐसी होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों पे जैव विविधता विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। ठीक है, राजस्थान में गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख में ठंडे मरुस्थल के ऊंट देखिए। ठीक है, अब जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, दो प्रकार के ऊंट हैं। ठीक है, ये वाला ऊंट रहता है रेगिस्तान में, ये वाला ऊंट रहता है लद्दाख जैसी ठंडी जगह पे। ठीक है, कोई लद्दाख गया है क्या? बताना मुझे कमेंट में, कोई अगर लद्दाख गया हो तो। और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में ऊंट देखिए। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? इन अंतरों के कारण ऊंट में क्या लाभ होते हैं? अब इन दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो इनके लाभ क्या होंगे? ये वैसी जगह पे ही क्यों रह सकते हैं? ठीक है, इनमें डिफरेंस, जैसे कि इसकी टांग कितनी लंबी है, इसकी टांग कितनी छोटी है, तो ऐसा क्यों होता है, ये वहां आगे पढ़ेंगे। जैसे कि पहली लाइन ये लिखी हुई, गर्म मरुस्थल वाले ऊंटों के पैर क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ठीक है, और जिनमें चौड़े खूर होते हैं। खूर यानी जो ऊंट का जो पैर है, ठीक है, मान लो ये ऊंट का पैर है, तो इसके जो, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? खूर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। चौड़े यानी ऐसे बड़े। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खूर ऊंटों को रेतीले मरुस्थल में रेत में बिना धसे, मतलब बिना धसे चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, बिना धसे चलने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल में, मतलब ठंडे रेगिस्तान में, ठंडी जगह पर, ठीक है, कि ऊंटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल की तुलना में छोटे होते हैं। देखो, उनके क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूं, देखो, इसके पैर क्या हैं? छोटे हैं। इसके पैर क्या हैं? बड़े हैं। ठीक है, इसके पास कितने बाल हैं? ज्यादा बाल हैं, क्योंकि वहां पे क्या होती है? ज्यादा ठंड होती है, तो इसके पास ज्यादा बाल है। ठीक है, इसके पास ये दो, इसके ऊपर ये है। ठीक है, पीठ कह सकते हैं, या फिर जो अपन देखेंगे इसके ऊपर एक है। तो ऐसा क्यों है? ये डिफरेंसेस अपन देखेंगे। हर एक चीज का एक रीजन होता है, आप ऐसे ही कोई चीज नहीं समझ सकते। ठीक है, अब दूसरी ओर ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थल क्षेत्र में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। उनके पैर छोटे हैं, इसलिए वो ठंडी जगह पे क्या कर सकते हैं? आसानी से चल सकते हैं। मरुस्थलीय परिस्थिति में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, ऐसी जगह पर भोजन तो मिलता नहीं है। ठीक है, जैसे कि ठंड में तो पूरा पानी बर्फ बन जाता है, गर्मी में पूरा पानी सूख जाता है। ठीक है, ऊंट अपने कुबड़, जो वो ऊपर मैंने बताया था, क्या, जैसे कि ठंडे मरुस्थल वाले में से दो थे और सिंगल वाले में ऐसा इकलौता था, तो इसको क्या कहते हैं? कुबड़ कहते हैं। कुबड़, कुबड़। तो कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। कुबड़ में क्या करते हैं? भोजन करते हैं, रखते हैं। गर्म मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊंटों में एक कुबड़ होता है, जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है। उन्हें क्या करता है? जीवित रखता है। ठीक है, जब उन्हें खाना नहीं मिलता है। ठंडे मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊंटों में दो कुबड़ होता है। ये दोनों कुबड़ सर्दियों में के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठंडी के अंत के समय, मतलब ठंडी जब खत्म होने लगती है तब छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, ठंडी जगह में भोजन क्या होता है? कम उपलब्ध होता है, और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उन्हें कौन से, कहां पे भोजन स्टोर करते हैं? वो इस कुबड़ में। उन्हें क्या करना है? इसका यूज करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के नीचे भाग तक लंबे बाल होते हैं। मैंने बताया था उनके यहाँ लंबे बाल होते हैं, जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उन्हें जीवित रहने में सहायता करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या करते हैं? जीवित रखते हैं। अगर ज्यादा बाल नहीं होंगे, अगर किसी आप डॉग को भी देखोगे ना, ऐसी जगह जाओगे आप, लद्दाख, मनाली, उनके जो डॉग्स होते हैं, उनके बाल क्या होते हैं? लंबे होते हैं। वो वैसे ही रहते हैं, वो लोग वहीं जी सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो हर एक चीज को अगर बनाया है ईश्वर ने,
तो एक सोच के बनाया, एक सोच से बनाया है, ठीक है। ऐसे ही कोई संरचना नहीं की है, एक सोच से संरचना की है इस ईश्वर ने, इस पूरी सृष्टि की और इन पूरी चीजों की। मरुस्थलों में ऊंटों को जीवित रहने की कौन सी अन्य विशेषता सहायक हो सकती है? अब देखते हैं आगे और कौन कौन सी चीजें हो सकती है। आप भी सोचिए क्या क्या हो सकता है, मुझे बताइए जरा, अगर कुछ समझ में आता है तो। कभी तो कोई गया होगा घूमने। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अवलोकन को साझा करने आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जित करते हैं, मतलब कम मात्रा में क्या करते हैं, टॉयलेट करते हैं, ठीक है। उनका गोबर सूखा होता है, गोबर क्या होता है, सूखा होता है, और उन्हें पसीना भी नहीं आता, पसीना भी क्या होता है, नहीं आता है, जो गर्मी में रहते हैं। क्योंकि ऊंट अपने शरीर में बहुत अधिक पानी त्याग नहीं करते, मतलब बहुत ज्यादा पानी नहीं छोड़ते यानी नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए भी वह कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। वो अपने कुबड़ में स्टोर कर लेते हैं पानी, बहुत सारा पानी अपने पेट में भी स्टोर कर सकते हैं। उनका गोबर क्या होता है, सूखा होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता, जो रेगिस्तान में रहते हैं। उनका मूत्र बहुत कम, मतलब टॉयलेट बहुत कम करते हैं, इसीलिए वो अधिक टाइम तक क्या कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, मतलब जी सकते हैं, वो जी सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। तो हर एक चीज जो ईश्वर ने बनाई है, ठीक है, वो कुछ सोच के ही बनाई है, ऐसे हर कुछ क्रिएशन या बना नहीं दिया, ईश्वर बहुत सोच समझ के ही ये चीजें बनाता है। माया ने माया ने नीलगिरी के शोला वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुनसार यानी रोडो रोडोडेड्रॉन, ठीक है। माया ने नीलगिरी के शोला वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरॉन्स के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरॉन्स की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं। ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, और पत्ते क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवा में जीवित रह सके, ठीक है। सिक्किम की रहने वाली प्रेमा ने बताया कि उसके पास के पहाड़ों में बुनरास के लंबे पौधे देखे हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषता प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब उनके हर अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से पौधे होते हैं, ठीक है। जैसे ये बुरांस की विभिन्न विशेषता, ये बुरांस का विभिन्न पौधा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सागर अपने सहपाठियों को बताता है, क्या बताता है, कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल ब्लैक और रंगीन मछलियों को देखा, ठीक है। व्हेल को और किसको देखा, रंगीन मछलियों को। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रेखित शरीर उन्हें जल में तैरने से सहायता करता है, मतलब उनके पंख से उसे सहायता करता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषता होती है, ठीक है, अपनी अपनी कोई विशेषता होती है जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधे और जंतुओं में किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, उन्हें अनुकूल कहा जाता है। अनुकूलन, अनुकूलन यानी मतलब उन्हें उस नेचर के हिसाब से जीने के लिए उनके पास वो चीजें हैं, जैसे कि मछली के पास अपने पंख हैं, शेर के पास अपनी बहुत तेज दांत हैं और पंजे हैं जिस ताकतवर, जिससे वो दूसरे जानवरों का शिकार कर सके, ठीक है। गाय के पास घास है, नेचर ने उसे कुछ और दिए हैं, ठीक है, वैसे ही। तो ये सब चीजें उनके अनुकूलता के हिसाब से, ठीक है। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांस की ऊंचाई ऐसा अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रखने में सक्षम रखते हैं, ठीक है। कुछ पेड़ छोटे होते हैं, कुछ पेड़ बड़े होते हैं, तो ये सब वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उससे उनका आवास कहते हैं। जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उनका घर आवास होता है, घर होता है, ठीक है। जहाँ हम रहते हैं जैसे वो हमारा आवास है, वैसे उदाहरण के लिए समुद्र कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है, ऊंट का आवास गर्म और ठंडा मरुस्थल है, और बुरांस
का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधे और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकता प्रदान करता रहता है। जैसे एक मछली है, ठीक है, वो अंदर रहती है तो उसको वो खाना एक मतलब उस पानी के अंदर ही मिलता है, वो समुद्र के अंदर मिलता है, वो तालाब के अंदर से वो खाना मिलता है, ठीक है। जंगल में रहता है शेर तो उसको मिलता है, गाय अगर कहीं रहती तो उसको अपने अनुकूलता के हिसाब से अपने आवास में क्या मिलते हैं वो चीजें मिलती है ग्रहण करने को, ठीक है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं, मतलब एक जैसे एक ही आवास मतलब साथ है, मतलब एक ही तरह के आवास में। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। एक और साइंटिस्ट है जो क्या है, सालिम अली ने पक्षियों की में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की, मतलब वो पूरे भारत में घूमे पक्षियों को जानने के लिए। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया, मतलब लिखा। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्र को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए, मतलब उनको कैसे बचा सकते हैं, उनके क्षेत्रों को कैसे बचा सकते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान और रंगनिष्ठ पक्षी अभ्यारण्य, मडिया, ये सारी चीजों में करा। बाकी उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी है ना, एक बुक लिखी है, भारत का पक्षी पुरुष, ठीक है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में इन्हें माना जाता है, उन्हें भारत का पक्षी रूप यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण एक अवार्ड होता है जो बहुत स्पेशल लोगों को मिलता है, बहुत खास इंसानों को मिलता है जो अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर चुके होते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर इस तरह अच्छे से साइंस पढ़ेंगे, इन चीजों को समझेंगे, तो हो ना हो आप में से किसी एक को पद्म विभूषण मिलते हुए आगे मैं देखूं। आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधे और जंतुओं के आवास के आधार पर उन्हें समूह बना सकते हैं। एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं, मतलब जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है, एक पानी में जो रहते हैं और या फिर जो जल में रहते हैं, के आधार पर उनका समूह बना सकते हैं, मतलब लिस्ट बना सकते हैं। थल पर रहने वाले पौधे जीव जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं, ठीक है। जो थल में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, उसको कहते हैं थलीय आवास। वन घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले उदाहरण है। जल में रहने वाले को क्या कहते हैं, जलीय आवास। एक होता है थलीय आवास, ठीक है, और एक होता है जलीय आवास जो जल में रहते हैं, ठीक है। ये रहते हैं मतलब ऐसे थल में, ये रहते हैं जल में, ठीक है। मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पे भी रह सकते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। उभयचर यानी क्या होता है, जो जल में भी रहते हैं प्लस कहाँ रहते हैं, थल स्थानों में रहते हैं। कभी आपने मेंढक देखा होगा तो देखा होगा वो जल में तैर भी सकता है और बाहर रह भी सकता है, ठीक है। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, मतलब उनका जो पौधा है, जंतु जो भी चीजें वो टूट जाए, बिगड़ जाए तो क्या होगा, कैसे बिगड़ सकता है, अर्थक्वेक आ गया या फिर मान लो किसी ने तोड़ दिया या फिर कुछ कर दे तो क्या होता है। यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा, ठीक है। क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? अभी तो नॉर्मल आप बोल सकते हो कि रह सकती है, क्योंकि हमें पता है कि मछली कहाँ रह सकती है, सिर्फ जल में। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है, पैर नहीं होते हैं उसके पास। आगे बढ़ते अपन, अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों ने उन पौधों, पक्षियों, कीटों इंसेक्ट अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वह बचपन से प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कम दिखाई देते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो नॉर्मली, जैसे गधे। आजकल गधे दिखाई देते हैं क्या?
नहीं, अब जैसे कि न्यूज में भी आता है कि शेरों की जो मतलब जितनी शेर पूरे अर्थ में थे वो कम होते जा रहे हैं, बहुत सारी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसे जो जानवर होते हैं वो कम भी होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पौधे और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन, अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। इससे क्या होता है? बायोडायवर्सिटी क्या होती है? वो इनकी हानि होती है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 3 जानवर है, ये है बाघ, ये है चीता और ये क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक पंछी है। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते। भारत में बंगाल बाघ, चीता और घोड़ावड़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई अनेक आवासीय क्षति के कारण घट गई है। मैंने बताया आपको जैसे कि बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में, उनकी क्या हो रही है? गिनती क्या हो रही है? कम हो रही है। किस वजह से कम हो रही है? हम जो अपना चीजें बढ़ाते जा रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, वहां पे जाके हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उस कारण क्या हो रही है? इन जानवरों की जो चीजें हैं, मतलब ये जानवरों की गिनती क्या हो रही है? कम हो रही है। हो सकता है कुछ टाइम बाद ये प्रजातियां लुप्त हो जाए, हमारे से आगे आने वाली जनरेशन इन प्रजातियों को सिर्फ फोटो में देख पाए। हम तो चलो अभी देख भी सकते हैं पर आगे ना देख पाए क्योंकि कितना पॉल्यूशन है, इतनी चीजें हो रही है। तो चलो पढ़ते। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब टाइगर को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट निकाला था, आरंभ की गई थी। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना, चीता रिटोरेशन प्रोजेक्ट, मतलब चीतों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था? चीतों को बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने, वैसे ही इस पक्षी को बचाने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए क्या करा गवर्नमेंट ने? जैसे ही गवर्नमेंट को पता लगता है या पता लगता है कोई प्रजाति लुप्त हो रही है तो उसको सेव किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर हमें इस धरती पे रहना है तो हमें एक दूसरे की जरूरत है। जैसे कि किसी घास की जरूरत किसको है? गाय को है। जैसे कि जैसे हमें खाने की जरूरत है, हम खाने बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही हम इन जानवरों के, अगर इस धरती पे जानवर नहीं रहेंगे तो ये धरती भी इतने सही से नहीं रहेगी, मतलब इसका क्या होगा? विनाश होगा। परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन, ये भी एक ऐसे चीज है जो लुप्त पढ़ते हैं अपन। पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधियां, पौधे समेत विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं का घर है। इनका संरक्षण स्थायी समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाने, पेड़ों के काटने या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है? वो पवित्र उपवन होते हैं। वहां पे ना आप, वहां पे ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, वहां पे ना आप कुछ किसी जानवर को हानि पहुंचा सकते हैं, ना कोई पेड़ काट सकते हैं, ना आप वहां पे कुछ कर सकते हैं, मतलब ना कंस्ट्रक्शन ना कुछ। वो साइट सिर्फ एक जानवरों के लिए होती है, उपवन के लिए होती है। क्यों होती है? जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमने पौधे वाली वीडियो बनाई थी या फिर उसमें आपने देखा होगा कि कुछ कुछ पौधे होते हैं वो जहरीले होते हैं, पर उनसे क्या होता है? उनसे क्या बनती है? मेडिसिन बनती है। किसके लिए मेडिसिन बनती है? हम इंसानों के लिए मेडिसिन बनती है और भी चीजों के लिए मेडिसिन बनती है। तो कुछ कुछ चीजें वहां से उपयोगिता आती है, इसलिए इन वनों को बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर हम एनवायरनमेंट को नहीं बचाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। हमें एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी ये कुछ प्रमुख शब्द है, ये तो जरूरी नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में। अब ये सारांश है, मुख्य भूमिका है कुछ, तो इसको अपन एक बार पॉइंट आउट करके देख लेते हैं क्या क्या हमने सीखा इस चैप्टर में। हम विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स घिरे हुए हैं। हम कितने सारे जंतुओं के बारे में सीख चुके हैं, जान चुके हैं, जो थल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं। ठीक है। पौधे और जंतुओं की ऐसी विविधता और जैव विविधता एक भाग है। ठीक है। दूसरा, पौधे और जंतुओं के समूह उनके बीच समानता और भिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। मतलब
कुछ जानवर होते हैं वो जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ जानवर एक दूसरे पर डिपेंड है, जैसे कि शेर छोटे अपने से छोटे जानवरों को खाता है, कमजोर जानवरों को खाता है, तो ऐसे एक दूसरे पर डिपेंड है। पौधे में जड़, तना, फूल मैंने बताया था। पौधे में क्या होता है, जड़ होती है, तना होता है, फूल होता है, पत्तियां इत्यादि से संबंधित विशेषताओं के आधार पर समानता और भिन्नता होती है, मतलब डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, पौधे और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित कर सकते हैं। ये सब सिर्फ लिस्ट है, तो इसको आप एक बार पढ़िएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, जैसे कि ये वाला आप देखते हैं, एक बीजपत्र पौधा सामान्यतः अपनी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास प्रदर्शित करते हैं। उन्हें झकड़ा रेशेदार, मैंने बताया था, जैसे कि घास होती है। ठीक है, जो घास होती है उसकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है, रेशेदार होती है। ठीक है, ये बताया था मैंने। और जैसे कि मान लो कोई और पौधा है, उसकी जड़ें क्या होती है, इस तरह कड़क होती है, जिसमें यहाँ से और रूट्स निकलती हैं, फिर यहाँ से और निकलती हैं। तो ये दो तरह की अलग अलग जड़ें होती है। तो इसके बारे में बताया इसमें। जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो इसका सारांश है। ठीक है, और कौन सा, जैसे कि हमने ऊँटों के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पौधे जंतु बच सके और फलते फूलते रहें। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है पेड़ों के बारे में, जंतुओं के बारे में, उनसे सीखिए, जाइए बाहर जाइए, उनको सीखिए। अगर जानवरों के बारे में सीखना है तो जू में जाइए, जो जैसे कि जंगली जानवर जहाँ आप देख सकते हो, या फिर अगर आपको पालतू जानवर देखने हैं तो आप आसपास भी देख सकते हैं, कुत्ते हैं तो अपने आसपास वाली जगह पे जाइए, जानवरों को देखिए और समझिए, उनका अवलोकन करिए कि कैसे वो जानवर जीते हैं, क्या उनका खाना है, और इसी तरह आप सीख पाएंगे। तो विज्ञान को समझने के लिए जितना प्रैक्टिकल चीजें आप देख सकते हो उसको देखिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर दूसरा खत्म होता है। अगली वीडियो में हम आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन लिखिए, हम आप तक उसका उत्तर अवश्य पहुंचाएंगे। थैंक यू।